दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है रानी सारंदा। मध्य प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है घसान। वो बेतवा नदी है जो मध्य प्रदेश की उसकी एक सहायक नदी है। घसान नदी के तट पर एक टीला है और उस टीले के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है और दुर्ग के पश्चिम साइड में एक गांव है और ये गांव और ये गढ़ चारों ओर से आजकल वो जंगली वृक्षों से घिरा हुआ है। ये गांव और ये दुर्ग एक बुंदेला सरदार के कीर्ति चिन्ह है। बहुत से बुंदेला राजा आए, उनका उत्थान हुआ, उदय हुआ, पतन हुआ, विदेशी आक्रांताओं ने बेपैर पसारे, परंतु इस दुर्ग पे किसी भी विदेशी शत्रु की विजय पताका नहीं फहरा सकी और उस गांव के आसपास के एरिया में किसी प्रकार का कोई विद्रोह रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। ये उस गांव के लिए एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात थी। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्यों मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक और मुसलमान सेनाएं पैर जमाई खड़ी रहती थी, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने के लिए तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और प्यादों का एक छोटा दल था जिससे अपने वह राज्य और कुल की मर्यादा की रक्षा करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब नहीं होता था। 3 साल पहले उसकी शादी शीतला देवी से हुई थी, परंतु वह विलास के दिन और विहार की रातें पहाड़ों और जंगलों में ही काटता था और शीतला देवी उसकी जान की खैर मनाने में। शीतला देवी कई बार उससे निवेदन कर चुकी थी, अनुराग से, प्यार से, प्रेम से, रूठने से, परंतु अनिरुद्ध सिंह तो बुंदेला था, वो कब मानने वाला था। तो एक दिन शीतला देवी ने कहा कि आपका इस राज्य से तो अच्छा है अपने वनवास में चलते हैं, कम से कम 7 साल तो रहेंगे या हरिद्वार चल पड़ते हैं। मुझसे ये वियोग आपका सहा नहीं जाता है। एक घनघोरी रात थी, लोग सो रहे थे और शीतला देवी अपने महल में पलंग पर करवटें बदल रही थी। उसकी ननंद सारंदा उसके पास ही बैठी थी और एक गीत गुनगुना रही थी, बिन रघुवर कटत नहीं रैन। तो शीतला देवी ने उससे कहा, क्यों मेरा जी जला रही हो? तो सारंदा ने कहा कि मैं तो तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। फिर शीतला ने पलट कर कहा, मेरी आंखों से नींद पता नहीं कोसों दूर हो गई है। फिर सारंदा ने उसको कहा कि तेरी आंखें तो किसी को ढूंढ रही होगी। इस प्रकार का वार्तालाप चल रहा था और तभी अचानक बाहर का दरवाजा खुला और अनिरुद्ध सिंह भीगा हुआ अंदर प्रवेश किया। तो सारंदे ने पूछा, भैया ऐसे क्यों, ऐसे हाल कैसे? बोला कि नदी तैर कर आया हूँ। तो आपके हथियार तो मेरे दुश्मनों ने छीन लिए और आपके साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो सारंदा ने कहा, भैया ये तो बहुत बुरा हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने साथियों को वीरगति को प्राप्त कर और भाग गए, ऐसा हमारे परिवार में कभी नहीं हुआ था, हमारे वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था, धिक्कार है तुम्हें। उसके धिक्कारने से अनिरुद्ध सिंह जो अभी तक जो उसकी वीरता का जो अंकुर था फिर से फूट पड़ा और उसने सारंदा से कहा कि सारंदा, तूने मुझे सोते हुए जगा दिया है और मैं तेरी इस बात की लाज रखूंगा। आज के बाद मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते ही अनिरुद्ध सिंह वापस लौट चला और शीतला देवी उसके पीछे पीछे दौड़ी, परंतु अनिरुद्ध सिंह तो भाग गया और फटाक से नदी पार कर गया। शीतला देवी महल की दीवारों तक तो उसके पीछे पीछे आई। वहां पर एक चट्टान पर बैठकर वीरानी वो रोने लगी। उनके पीछे पीछे ही सारंदा आ पहुंची। तो शीतला देवी ने नागिन की तरह बल खाते हुए सारंदा को फटकारा कि अब तो तेरे कलेजे को ठंड पड़ गई, तेरा पति होता तो तू ऐसे कहती क्या? हाँ कहती और छुरा घोंप देती उसके। शीतला देवी ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम जब तेरी शादी होगी तो तुम भी अपने पति को हृदय में छुपाने की बात करती होगी, चोली में छुपाए बैठी रहोगी, ऐसा नहीं करोगी। तो सारंदा ने कहा कि जब मौका आएगा तो मैं बता दूंगी और दिखा भी दूंगी कि सारंदा क्या है। इस घटना के 3 महीने के बाद अनिरुद्ध सिंह मेहरौनी को जीत करके लौटा और उसके 1 साल बाद में सारंदा की शादी चंपत राय पास के बुंदेला सरदार से करवा दी। राजा चंपत राय एक प्रतिभाशाली पुरुष था। सारे बुंदेला जाति के नाम उसके नाम पर जान देते थे और गद्दी पर बैठते ही उसने मुसलमान
शासकों को कर देना बंद कर दिया था और राज्य विस्तार भी करने लगा। और मुसलमानों की सेनाएं थी वो बार बार उस पर आक्रमण करती परंतु हार करके लौट जाती थी। यही समय था जब अनुज सिंह ने सारंदा की शादी चंपत राय से करवाई थी और सारंदा की भी यह अभिलाषा थी कि मेरे को अच्छा कोई बुंदेला पति मिले जो राष्ट्रभक्त हो, और वो उसकी अभिलाषा चंपत राय के रूप में पूर्ण हुई। उधर दिल्ली में शाहजहां का शासन था। शाहजहां वृद्धावस्था में था और बीमार भी चल रहा था, तो वहाँ का जो शासन है वो उसका बड़ा पुत्र दारा शिकोह संभाल रहा था। दारा शिकोह चंपत राय से बड़ा प्रभावित था और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो न चाहते हुए भी घट जाती है। और चंपत राय को दारा शिकोह ने बुलावा भेजा और उसे कई गांवों की मनसबदारी दे दी। उस मनसबदारी के इलाके की 9 लाख रुपए आमदनी थी। तो चंपत राय वहाँ रहने लगे, रनवास भी वहाँ हो गए। इस प्रकार से कुछ दिन गुजर गए। अब चंपत राय को वो लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं करना पड़ता था, वो ऐसो आराम से रहता था, वहाँ मनसबदारी में अपना कर वसूली का काम कर लेता था और ठीक ठाक चल रहा था, ऐसो आराम की जिंदगी चल रही थी। परंतु सारंदा वो इन चीजों से नाखुश थी और वो बड़ा यूं मायूस प्रतीत होती थी। एक दिन चंपत राय ने पूछा कि सारंदा, तुम यहाँ मेरे को लगता है खुश नहीं हो। तो सारंदा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ आप खुश हो मैं वहीं खुश। चंपत राय ने कहा नहीं नहीं, मुझे पूरा पता है, तुमने कभी मेरे हथियार नहीं सजाए, कभी मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी पाग नहीं बंधवाई। इन बातों से मुझे लगता है कि तू ना खुश है। तो सारंदा ने भी अपने मन की बात कहनी चाहिए। सारंदा ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे क्या? क्या नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। जब कि हम ओरछा में रहते थे तो मैं ओरछा की रानी कहलाती थी। जैसे कौशल्या अपने राज्य की रानी है, वैसे ही मैं ओरछा छोटा ही सही पर मैं ओरछे की रानी कहलाती थी। और यहाँ मैं किसी जागीरदार की चेरी, तो मैं रानी से चेरी नहीं बनना चाहती थी। और फिर ये जो लोग दारा शिकोह शाहजहां आपसे डरते थे और आप उनके आज जागीरदार बने बैठे हो, मनसबदार बने बैठे हो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो चंपत राय के आंखों के आगे से वो पर्दा हट गया। चंपत राय ने कहा ठीक है, आज ही हम ओरछा चलेंगे। ओरछा आने पर वहाँ के बुंदेल लोगों के भाग्य जाग गए, बड़ी खुशियां मनाई, बड़े अच्छे लोगों ने उनका स्वागत किया। ऐसा करते करते 3-4 महीने निकल गए। और उधर शाहजहां जब बीमार पड़ा तो उनके पुत्रों में राजगद्दी के लिए बीच में संघर्ष शुरू हो गए। शाहजहां दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बना रहा था, परंतु औरंगजेब, शुजा, मुराद, इनके मन में कुछ और था। वो सब अपना अपना अधिकार जमा रहे थे। तो दक्षिण में औरंगजेब था, वो अपने एक भाई को साथ में लेकर के चला के चलो अपने दारा शिकोह को परास्त करके राज्य अपने कब्जे में करेंगे। पिता बूढ़ा हो गया, राज्य अपने अधिकार में ले लेंगे। तो औरंगजेब और उसका भाई दोनों सेनाएं लेकर के दक्षिण चले। तो इधर दारा शिकोह को पता चल गया। दारा शिकोह भी चंबल के तट पे आ पहुंचा उनका सामना करने के लिए। अब औरंगजेब ने वहां देखा कि इस प्रकार की बादशाही सेना सामने खड़ी है, तो पास ही ओरछा के चंपत राय से उन्होंने निवेदन किया कि कैसे ही हमें नदी पार करवाई जाए, हमारा सहायता की जाए, बादशाही सेनाओं का साथ के सामने हमारा मुकाबला होगा तो हमें मदद कीजिएगा। इस प्रकार से चंपत राय ने जब ये बात सुनी तो सारंदा से पूछा कि सारंदा क्या किया जाना चाहिए। तो सारंदा ने कहा कि जब इन लोगों ने मदद मांगी है तो मदद देनी चाहिए। तो चंपत राय ने कहा दारा शिकोह नाराज हो जाएगा। तो सारंदा ने कहा मर्यादा तो निभानी ही पड़ेगी, जब किसी ने मांगा है तो देना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। देखो सारंदा बड़ी आन पर खेलने वाली थी। दारा शिकोह और शाहजहां से पंगा लेना कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने उसकी मदद की चंपत राय ने, परंतु बादशाही सेनाएं ज़्यादा थी और वो औरंगजेब और चंपत राय की सेना का काफ़ी मुकाबला कर रहे थे। काफ़ी बुंदेल उसमें वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। और इतने में ही एक दूसरी टुकड़ी वहां आकर के पहुंची और उसने मारकाट की। बादशाही सेना छिन्न भिन्न हो गई और कुछ भाग गए, कुछ बादशाही सेना के सैनिक मारे गए। इस प्रकार से औरंगजेब की सेना को विजय प्राप्त हुई। तो कुछ लोगों ने वहां ये शंका जाहिर की कि ये कौन है जो इतनी बड़ी आंधी की तरह आया है
और ये शायद कोई फरिश्ता ही है जो औरंगजेब की मदद करने के लिए आया है। चंपत राय धीरे धीरे कदमों से चलते हुए जब उनके उस टुकड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि सारंदा घोड़े पर बैठी थी और उसके साथ कुछ बुंदेल सरदार थे, जिन्होंने बादशाह सेना को घुटनों के बल ला दिया और परास्त कर दिया। तो चंपत राय का सीना फूले नहीं समा रहा था। अब औरंगजेब ने भी सारंदा का धन्यवाद किया, चंपत राय का धन्यवाद किया और अब शुरू हुआ लूटपाट का खेल। बादशाही सेना के जो लोग मारे गए उनके हथियार वगैरह छीनने लगे और बादशाही सेना का एक सेनापति वली बहादुर खां, जो कि घायल अवस्था में मृत सा पड़ा था, उसके पास ही उसका एक घोड़ा, अरबी घोड़ा जो बहुत शानदार घोड़ा था, वो खड़ा उसके पास स्वामी भक्त की तरह वली बहादुर खां को निहार रहा था। इतने में राजा चंपत राय की नज़र उस घोड़े पे पड़ी तो राजा ने कहा कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा और जो इसको काबू में करेगा मैं उसको मुंह मांगी रकम दूंगा। तो उसके कई जाबाज सरदारों ने उसे पुचकार कर पकड़ने की, कुछ ने रस्से में फंदा डाल करके पकड़ने की चेष्टा की, परंतु सारे असफल रहे। इतने में सारंदा धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उस घोड़े के पास पहुंची और प्रेम से उसको निहारा। तो उस घोड़े ने अपनी गर्दन सारंदा की गोद में रख दी जैसे वो घोड़ा उसी का ही हो, और सारंदा ने उस घोड़े की रास पकड़ी और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए अपने खेमे में आ गई। और इस प्रकार से वो घोड़ा सारंदा की घुड़साल का एक नया सदस्य बन गया। परंतु ये घोड़ा उस राज परिवार के लिए एक स्वर्ण मृग साबित हुआ। औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ी और दिल्ली की राजगद्दी जैसे उसे पुकार रही थी और जाते ही उसने सिंहासन पर उसने कब्जा कर लिया और जो बादशाही सेना के सेनापति और सरदार थे उन्हें माफ़ कर दिया और वली बहादुर खां को भी उसने माफ़ कर दिया और वली बहादुर के स्वस्थ होने पर उसे एक बड़ी मनसबदारी दे दी गई। इस प्रकार से औरंगजेब का शासन चलने लगा और चंपत राय को भी बहुत जागीरें दी गई। एक दिन छत्रसाल उस घोड़े को लेकर के सैर करने को गया तो छत्रसाल वली बहादुर के किले के वो महल के सामने से गुजर रहा था तो वली बहादुर की उस पर नज़र पड़ी। तो वली बहादुर उस घोड़े के शौक में तो था ही, परंतु आज उसको ये मौका मिल गया और उसने 10-20 अपने सिपाहियों को बोला ये घोड़ा छीन लो। छत्रपाल अकेला था, घोड़ा उससे छीन लिया गया और छत्रपाल वापस लौट आया। तो सारंदा ने पूछा कि छत्रपाल घोड़ा, कि घोड़ा वली बहादुर के लोगों ने छीन लिया। तो सारंदा ने छत्रपाल को बड़ा ललकारा कि देखो तुम वापस लौट आए, जिंदा लौट आए, ऐसी किसी की हिम्मत है कि बुंदेलों के लड़के से घोड़ा छीन ले और वो घर मुंह लटका के आ जाए, धिक्कार है तुझे। उसे धिक्कारने के बाद में सारंदा ने अपने 20-30 सरदारों को कहा कि घोड़े तैयार करो, सेना तैयार करो, हथियार तैयार करो, चलते हैं। वो वली बहादुर खां के महल के पास गई तो पता चला कि वली बहादुर खां राज दरबार में गया है। तो वहाँ से वो सीधा राज दरबार में हवा की तरफ पहुँच गई और वहाँ बुंदेलों ने हथियार निकाल लिए और देखा तो औरंगजेब भी वहाँ उपस्थित था। तो औरंगजेब ने माजरा देखा और सारंदा उस बहादुर खां को ललकार रही कि तुझे शर्म नहीं आई, मर्यादा नहीं है तुम में कुछ भी, तुमने एक बालक से घोड़ा छीन लिया। तो बहादुर खां ने कहा घोड़ा तो मेरा ही था। सारंदा ने कहा घोड़ा मैंने युद्ध में जीता था और युद्ध की मर्यादाओं का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम इतना ही नहीं जानते घोड़ा किसका था, तो मुझे घोड़ा वापस चाहिए। तो बहादुर खां ने कहा कि घोड़ा मैं नहीं दूंगा, उसके बदले में हीरे जवाहरात रत्न कुछ भी ले लो चाहे, मैं उसके बराबर तोल करके दे दूंगा। सारंदा ने कहा मुझे घोड़ा ही चाहिए। तो बुंदेलों के सरदारों के जो हथियार तने हुए थे उसमें औरंगजेब भी चौंक गया कि शाहजहां के काल में अमर सिंह ने ऐसा किया था, वो ऐसा न हो जाए कहीं। तो उसने औरंगजेब ने बीच बचाव किया और सारंदा से कहा कि घोड़ा आपको मिल जाएगा, आप अपने सैनिकों को हथियार वापस म्यान में डालने के लिए बोल दे। ऐसा ही हुआ। तो औरंगजेब ने कहा कि घोड़े के बदले में आपको सारंदा कीमत चुकानी होगी। सारंदा ने कहा कि मैं कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, कि आपको ये जागीरें दी गई वापस ले लेंगे, कि जागीरें भी ले लो, कि आपका राज्य भी ले लेंगे, राज्य भी ले लो,
और मैं इसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। कि ऐसा इसमें घोड़े में क्या है, घोड़े में है मेरी आन, उसके बदले में मैं सब कुछ दे सकती हूँ। ऐसा कहने पर घोड़ा सारंदा को दे दिया गया। कुछ ही दिन बीते थे कि औरंगजेब जो बड़ा कट्टर था उसको ये बात बड़ी अखरी और उसने इस बात का बदला लेना का विचार बना लिया, क्योंकि औरंगजेब किसी को माफ़ नहीं करता था। माफ़ करना तो उसके फितरत में था ही नहीं। और औरंगजेब ने कुछ सरदारों को सेनापति बना करके चंपतराय राजा पर हमला करने के लिए भेज दिया। उस युद्ध में राजा चंपतराय की जीत हुई और बादशाही सेनाएं हार गई, परंतु चंपतराय की शक्तियां बहुत क्षीण हो गई और उसके कुछ समय बाद में फिर औरंगजेब की सेनाओं ने ओरछे के किले को घेर लिया। अब ओरछे के किले को घेर लिया तो ओरछे के जो बुंदेल थे वो युद्ध कर रहे थे, मारे जा रहे थे, वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। अब रानी सारंदा ने, जो चंपतराय बीमार चल रहे थे और रानी सारंदा ही वो काम संभाल रही थी, और उसके बेटे थे क्षेत्रपाल, वो भी इसमें युद्ध में अच्छा खासा भाग ले रहे थे। परंतु अब रसद भी किले में कम पड़ रही थी और सैनिक भी बहुत ही कम पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में सारंदा ने चंपतराय से कहा कि आप बीमार हैं और हम गुप्त रास्ते से कहीं बाहर चले जाएं। तो चंपतराय ने कहा कि मैं इन लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता हूं। इन स्त्रियों के, इन बच्चों के पिताओं ने, इन स्त्रियों के पतियों ने बुंदेल राज्य के लिए अपनी जान गंवाई है, मैं इनको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, उनके हाथों में कैसे सौंप सकता हूँ। तो सारंदा ने कहा कि देखो, हमारे होने से इनको ज़्यादा संकट रहेगा, हो सकता है हमारे न होने से इनको माफ़ कर दिया जाए। कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकता। तो सारंदा ने कहा कि मैं कोई उपाय निकालती हूँ। अगर बादशाही सेना के सेनापति द्वारा कोई वचन पत्र दे दिया जाए कि हम इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, तो क्या आप चलने के लिए तैयार होंगे? हाँ, क्या मैं ऐसी सूरत में मैं चलने के लिए तैयार होऊंगा। तो रानी ने अपने बेटे क्षेत्रपाल को बोला कि तुम जाओ और किसी भी सूरत में अपने ये वचन पत्र लिखवाना है, चाहे समर्पण हो चाहे कुछ भी स्थिति हो, वचन पत्र लिखवाना है कि हम इनके साथ जो दुर्ग में जमा है प्रजा, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तो क्षेत्रपाल गए, वहाँ उनको रख लिया गया और उनको कैद कर लिया गया और एक तीर के द्वारा वो वचन पत्र महल में भिजवा दिया गया। वो वचन पत्र जब रानी सारंदा मंदिर में पूजा करने जा रही थी, उसकी थाली में आकर गिरा। तो वचन पत्र में यही लिखा हुआ था, प्रजा के साथ हम कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, परंतु आपके बेटे को हम कत्ल कर देंगे। रानी सारंदा उस पत्र की पहली लाइनें देखकर तो खुश हुई, परंतु बाद की लाइन देखते हुए बड़ी निराश हुई और हृदय में जैसे तीर सा घुस गया हो। रानी सारंदा ने जाकर के चंपतराय से ये कहा कि उनका ये वचन पत्र है और ये मैंने लिखवा लिया है, उन्होंने वचन दिया है कि प्रजा के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तो चंपतराय ने लेटे लेटे ही पूछा कि इसके बदले में क्या कीमत चुकाई है। रानी सारंदा ने बड़े दुखी मन से कहा कि एक पुत्र। चंपतराय ने अपने 2 अन्य पुत्रों के नाम लिए कि नहीं, फला कि नहीं, क्षेत्रपाल का हाँ। क्षेत्रपाल से चंपतराय बहुत प्यार करते थे और उनके हृदय में तीर सा लगा और वो एक बार चारपाई से उछले और गिरे और बेहोश हो गए। इस प्रकार से रानी सारंदा उनको पालकी में बिठा करके 4 कहारों के साथ 5 सैनिकों पीछे हो लिए और गुप्त रास्ते से वो बाहर चल दी। रानी सारंदा राजा चंपतराय को पालकी में लेटा करके जा रही थी। दुर्ग से कोई 5-7 मील ही चले होंगे कि पीछे से एक घुड़सवारों का दल आता दिखाई दिया। रानी सारंदा ने के मन में भय जाग उठा कि बादशाही सेना पीछा कर रही है। भय के साथ साथ में एक और भ्रम उसको हुआ कि शायद हमारे राजकुमार हमारी मदद के लिए हमारे पीछे आ रहे होंगे। परंतु जो ही वो घुड़सवारों का दल
दूरी कम हुई, नज़दीक हुआ तो उनकी पोशाकें नज़र आने लगी, जिससे वो भ्रम दूर हो गया और जान लिया कि ये तो बादशाही सेना ही है। इस बात का पता चंपत राय को चलने पर चंपत राय अचानक पालकी में से निकले, परंतु गिर पड़े। उनके शरीर में अब वो जान नहीं थी। कई दिनों की बीमारी के कारण उनका शरीर क्षीण हो चुका था। पालकी उतार दी गई और चंपत राय ने सारंदा से कहा, सारंदा मेरी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, वचन दो तुम्हें मानोगी क्या? सारंदा ने कहा, मैं आजीवन आपकी बात मानती रही हूँ और मरते दम तक ही मानूंगी, और जो आप कहना चाहते हो वो मैं जान गई हूँ। कहो तो मैं अपनी तलवार से अभी अपने सीने में गुफा करके अपनी जान दे देती हूँ। रानी ये समझती थी कि चंपत राय मेरे कारण से दुखी है। रानी ने जब ये बात कही तो चंपत राय ने कहा कि नहीं, तुम चली जाओगी और मैं रह जाऊंगा, मुझे कैद कर लिया जाएगा, दिल्ली के दरबार में मैं बेड़ियों में पड़ा सड़ता रहूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है? चंपत राय ने कहा कि अपनी तलवार उठाओ और मेरे सीने में उतार दो। मैं नहीं चाहता वो कैदियों की तरह बेड़ियों में रहना। अब रानी ने कहा, मुझसे ऐसा कैसे हो पाएगा? चंपत राय ने कहा, आपने वचन दिया है। और उधर जो 4-5 बुंदेला सैनिक थे, उनमें से अंतिम सैनिक भी मारा जा चुका था और बादशाही सेनाएं पालकी की ओर लपकने वाली थी कि सारंदा ने अपनी तलवार निकाली और चंपत राय के सीने में घोंप दी। और बादशाही सेना के जो सिपाही थे वो सारंदा को सलाम करने लगे। सारंदा, हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, आप बहुत वीरांगना हो। तो सारंदा ने कहा, एक काम कर देना, ये हमारी जो लाशें हैं वो हमारे बेटों को दे देना। और जो ही वो सारंदा की ओर सिपाही लपकने लगे, सारंदा ने अपने सीने में तलवार घोंप दी, चंपत राय के चरणों में अपना सिर पटक दिया। तो मरी तो चंपत राय के चरणों में और अपना वायदा भी निभाया। इस कहानी में जो शीतला देवी ने कहा था वो भी पूरा हुआ। शीतला देवी ने कहा कि तुम अपने पति को छुपाती फिरोगी, तो वो भी हुआ। और जो सारंदा ने कहा था कि मैं आन पर खेल जाऊंगी, आन के लिए जान पर खेल जाऊंगी, वो भी हुआ। तो दोस्तों, कहानी हुई पूरी। नमस्कार।